वालेकुम। ये न्यू चैप्टर है क्लास फर्स्ट ईयर में से एंजाइम। एंजाइम एक्चुअली वर्ड जो है वो डिराइव किया गया है ग्रीक लैंग्वेज से। ग्रीक लैंग्वेज में ई एन इन का मतलब है इनसाइड, जाइम का मतलब होता है यीस्ट, जो एक्सट्रैक्ट किया जाए यीस्ट से। अब सबसे पहले अगर हम लोग एंजाइम वर्ड की डिस्कवरी देखें या एंजाइम की डिस्कवरी देखें तो ई बुस्चर ने एक्सट्रैक्ट किया था यीस्ट से एंजाइम को ही, ठीक है। उसके बाद इस वर्ड को क्वाइन किया था सबसे पहले, वर्ड एंजाइम को, टर्म को तो क्वाइन करने वाले थे फ्रेडरिक वेल्म, जिसने 1878 में इसको क्वाइन किया है। अब एंजाइम को डिफाइन करने के लिए हम लोग सबसे पहले तो अपने जहन में ये डाल दें कि एंजाइम जो होते हैं मेनली वो बने हुए होते हैं प्रोटीन के। तो प्रोटीन हमारे पास जो है वो ऑर्गेनिक सब्सटेंस में से लिया जाता है और ये कैपेबल होते हैं ताकि कोई भी केमिकल रिएक्शन हो या स्पेसिफिक केमिकल रिएक्शन हो किसी भी सिस्टम के अंदर, लिविंग सिस्टम के अंदर, तो वहाँ पर इसको हम लोग ब्रेक कर सके। अब देखिए सबसे पहले हम लोग पढ़ते हैं मेटाबॉलिक और रिएक्शन। तो मेटाबॉलिक डिवाइड हो जाता है इनटू टू पार्ट्स के अंदर, एक को बोलते हैं कैटाबॉलिक रिएक्शन और दूसरे होते हैं हमारे पास एनाबॉलिक। एनाबॉलिक में सिंथेसाइज होती है मोनोमर्स की और कैटाबॉलिक के अंदर ब्रेकडाउन होती है डिफरेंट मॉलिक्यूल्स की। लेकिन ये सिंथेसाइज या ब्रेकडाउन जो काउंट की जाती है वो एक्चुअली होती है लिविंग सिस्टम के अंदर। तो एंजाइम भी जो है वो कैपेबल है, बायो कैटलिस्ट कहलाता है, ताकि केमिकल रिएक्शन में किसी चीज़ को तोड़ सके। अब यहाँ पर सबसे पहले जो एंजाइम्स है हमारे पास, उनके एक्चुअली पहला जो टॉपिक है उसको कवर करने के लिए मैंने यहाँ पर जस्ट एंजाइम के कैरेक्टरिस्टिक्स लिए हुए हैं, जो डिफरेंट कैरेक्टर्स होते हैं एंजाइम के, जिनमें तकरीबन सारी प्रॉपर्टीज़ इंक्लूडेड हैं, ठीक है। तो यहाँ पर हम लोग सबसे पहले मोस्टली जो एंजाइम होते हैं वो प्रोटीनियस नेचर के होते हैं, प्रोटीन के नेचर हो गए। जाहिर सी बात है प्रोटीन जो है वो खुद जो है हाई मॉलिक्यूलर वेट है, मैक्रो मॉलिक्यूल है। तो हमारे पास मैक्रो मॉलिक्यूल नेचर में यहाँ पर प्रोटीन का टाइप आ गया ग्लोब्यूलर प्रोटीन। अब देखिए प्रोटीन ग्लोब्यूलर भी होता है और डिफरेंट टाइप्स और भी होते हैं प्रोटीन के। तो इस वजह से ये हमारे पास क्या हो गया, हाई मॉलिक्यूलर वेट का सब्सटेंस हो गया, ठीक है। अब एंजाइम को जब हम प्रोटीन कंसीडर करते हैं तो कुछ हमारे पास प्रोटीनियस नेचर के एंजाइम्स पाए जाते हैं और कुछ जो होते हैं वो नॉन प्रोटीन पार्ट लगा होता है उसी एंजाइम को। जब प्रोटीन का पार्ट लगेगा तो उसको अमाइलेज और पेप्सिन कहा जाता है, जो मुश्तमिल होता है किसके ऊपर, प्रोटीन के ऊपर। और नॉन प्रोटीन पार्ट जो होता है उसमें हम लोग यहाँ पर एग्जाम्पल दे देते हैं एसिटाइल कोएंजाइम ए का। अब कोएंजाइम ए जो है वो खुद भी हमारे पास क्या काम करता है, यहाँ पर एंजाइम को ही सपोर्ट करता है, लेकिन यहाँ पर हम इसको क्या बोल रहे हैं कि नॉन प्रोटीन पार्ट है, ठीक है। और एंजाइम जो होते हैं वो मेनली कुछ जो होते हैं एंजाइम बॉडी के सेल के अंदर काम करते हैं और कुछ सेल के बाहर काम करते हैं। जो सेल के अंदर काम करेंगे, सेल के इनसाइड में वर्क दिखाएंगे, उसको एंडो एंजाइम बोलते हैं, और जो एंजाइम आउटसाइड में काम करते हैं उसको एक्सो एंजाइम बोलते हैं, ठीक है। यानी कि एक्सो एंजाइम अलग से फंक्शन दिखाएगा और एंडो एंजाइम अलग से दिखाता है। अब स्पेसिफिक नेचर में होते हैं। सपोज अगर कोई मॉलिक्यूल फूड का मॉलिक्यूल आ रहा है और वो फूड का मॉलिक्यूल हमारे पास हो गया कार्बोहाइड्रेट का, तो कार्बोहाइड्रेट के एंजाइम स्पेसिफिक एंजाइम ही स्पेसिफिक सबस्ट्रेट के साथ मिलकर या फूड मॉलिक्यूल के साथ मिलकर काम दिखाएगा। अगर लिपिड का मॉलिक्यूल आ रहा है तो लिपिड का एंजाइम वर्क करता है। अब इसी तरीके से अगर प्रोटीन का आ गया तो प्रोटीन का काम होगा। अगर कोई बबल खा रहा है, च्युइंगम, तो उसके लिए हमारे पास कोई प्रॉपर एंजाइम है ही नहीं, तो इस वजह से उसकी डाइजेशन नहीं होती है हमारी बॉडी के अंदर, ठीक है। अगर यहाँ पर देखें कि एंजाइम की अगर सबस्ट्रेट की साइज़ बड़ी है तो फिर एंजाइम जो होता है वो बिफोर और आफ्टर रिएक्शन जो है वो कांस्टेंट रहता है, अपनी नेचर को चेंज नहीं करता। तो इस वजह से वो सबस्ट्रेट भी अपनी उसी नेचर के अंदर रहता है, ठीक है। पर्टिकुलर साइट होने की वजह से जो रिएक्शन करता है अपनी एंजाइम के साथ, सबस्ट्रेट के साथ एंजाइम, तो वो पर्टिकुलर साइट जो कहलाती है उसको हम लोग इधर नाम दे देते हैं एक्टिव साइट। एक होती है एक्टिव साइट और दूसरी आगे चल के हम एलोस्टेरिक साइट पढ़ेंगे। एलोस्टेरिक साइट अदर देन एक्टिव साइट होती है। अगर एलोस्टेरिक साइट पर कोई भी एंजाइम के सबस्ट्रेट आकर अटैच हो गया तो फिर वहाँ पर ब्लॉक हो जाता है हमारा एंजाइम, ठीक है।
एंजाइम के पास एक्टिविटी को एक्सेलरेट करने के लिए आयंस या सॉल्ट्स होते हैं, वो आयंस और साल्ट्स जो हैं एज अ वर्क करते हैं एक्टिवेटर्स का। एक्टिवेटर में मैंगनीज, मैग्नीशियम, क्लोरीन हमारे पास क्या है, सर्टेन आयंस हैं जो एक्सेलरेट करते हैं केमिकल रिएक्शन को। एंजाइम जो है वो इनहेबिट भी हो सकता है, रुक भी सकता है, यानी कि उसके पास सर्टेन फैक्टर्स भी आ सकते हैं जो एज ए इनहेबिटर बनकर उसकी केमिकल एक्टिविटीज़ को रोक सकते हैं। तो सबस्ट्रेट कंसंट्रेशन भी हो सकती है यहाँ पर, सपोज एंजाइम्स भी आ सकते हैं यहाँ पर, एंजाइम की कंसंट्रेशन भी आ सकती है, पीएच भी आ सकती है और टेम्परेचर भी, क्योंकि हर एंजाइम की अपनी अपनी पॉजिटिव चार्ज हाइड्रोजन आयन बोलते हैं पीएच को, तो हर एंजाइम की अपनी अपनी पीएच होती है और किसी स्पेसिफिक की टेम्परेचर के ऊपर एंजाइम जो है काम करता है। अगर स्पेसिफिक पीएच या स्पेसिफिक टेम्परेचर नहीं दिया जाएगा तो एंजाइम की नेचर जो है वो खुद सेंसिटिव है, तो सेंसिटिविटी होने की वजह से वो उसकी स्पेसिफिक नेचर से हट जाएगा। ये ऊपर पॉइंट मैं बोल के आई, अभी आपके साथ डिस्कस कर रही थी जब ऊपर मैं आपको ये पॉइंट समझा रही थी कि एंजाइम जो है वो अनचेंज होता है बिफोर एंड आफ्टर या ड्यूरिंग केमिकल रिएक्शन में, क्योंकि वो जो है खुद यूटिलाइज नहीं होता, वो खुद सिर्फ एज